नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश जांगिड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के लिए हमारे मिशन की शुरुआत करते हैं और आज से हम अध्याय नंबर 1 भारत के वैभवपूर्ण अतीत से पाठ्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम इस शानदार सत्र की शुरुआत यहाँ पर हम करेंगे और मेरा जहाँ तक मानना है शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। एक बार आप हमसे जुड़िए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय नंबर 1 की। चलो देखते हैं दोस्तों। हमारा अध्याय का क्या नाम है? भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हमारा भारत पहले कितना संपन्न था, कितनी हमारे बातें उन्नति की, उन सभी का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास होता क्या है। एक शब्द आता है इतिहास। तो इतिहास पढ़ने से पहले हम इसी शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, इतिहास क्या होता है? हमें इतिहास के द्वारा ही बीते हुए पीछे कल की जानकारी वो इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होती है। हमें आज से हजारों लाखों साल पहले किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनका स्रोत क्या है? इतिहास। अगर वास्तव में इतिहास नहीं होता तो हमें किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखी गई किताब, पुस्तक या फिर किसी अन्य कोई भी तथ्य हो, क्या उस पर हम विश्वास कर सकते हैं? क्या वो इतिहास होता है? तो दोस्तों, वो तो इतिहास नहीं हो सकता और नहीं हम ऐसे किसी व्यक्ति की लिखी किताबों पर विश्वास कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से सत्य न हो। फिर भी एक मिली जुली यहाँ पर एक जो परिभाषा है इतिहास की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अतीत में मानव द्वारा, अतीत में मानव क्रियाकलापों द्वारा किया गया अध्ययन, जो पूर्ण रूप से सत्य हो या किसी भी स्थान, वंश, परंपरा की उपयुक्त जानकारी हमें प्रदान करता हो, वो क्या कहलाता है? इतिहास। मानव द्वारा अतीत में किए गए कोई भी क्रियाकलाप जिसका अध्ययन करके हमें जानकारी प्राप्त होती है, वही सब क्या होता है? इतिहास। अब देखिए हम दोस्तों, भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए, भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं हमारे पास? 2 स्रोत हैं। पहला देखिए, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसका एक और दूसरा नाम भी मिलता है पुरालेखीय स्रोत। क्या है इसका दूसरा नाम? पुरालेखीय स्रोत। और स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों जानना। क्या होता है इसका अर्थ? जानना। हम बात करें भारत के वैभवपूर्ण अतीत की और हम ये बात करें कि हम भारत अतीत में कैसा था, कितना संपन्न था, कौन कौन सी चीज़ें भारत में मौजूद थी, उन सब का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। और भारत का अध्ययन करने के लिए हमारे पास कितने तरीके उपलब्ध हैं? 2 तरीके। कौन कौन से? पहला तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत, या फिर इसे दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पुरालेखीय स्रोत।
अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य, और तीसरा आता हमारे यहां पर है वंशावलियां। साहित्यिक स्रोत की बात करें, साहित्यिक स्रोत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, और तीसरा कौन सा है? वंशावलियां। ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत या पुरालेखीय स्रोत है, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में इसको क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, खुदाई से प्राप्त पुरा अवशेष, दूसरा है अभिलेख, इसका तीसरा भाग होगा मुद्रा या फिर सिक्के, इसका चौथा भाग होगा शैलचित्र, और इसका 5वां भाग होगा स्मारक या फिर भवन। तो सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत की, और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य भी दोस्तों यहां पर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? धार्मिक साहित्य भी यहां पर 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा कौन सा आएगा? जैन साहित्य। जैन साहित्य। उसके बाद बात करते हैं हम धर्मेतर साहित्य की। इसको देखो दोस्तों 3 या 4 भागों में बांटा गया है, और वो 3-4 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दोस्तों पहला भाग है इसके ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत या फिर ऐतिहासिक साहित्य। इसका अगला भाग है विशुद्ध साहित्य, विशुद्ध साहित्य। इसका अगला भाग है क्षेत्रीय साहित्य, और इसका अगला भाग है विदेशी साहित्य। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। हम बात करें भारत के वैभवपूर्ण अतीत की, और भारत के वैभवपूर्ण अतीत को जानने के लिए हमारे पास कितने स्रोत उपलब्ध है? 2 स्रोत उपलब्ध हैं। नंबर 1 कौन सा है? साहित्यिक स्रोत, और दूसरा नंबर कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत या फिर पुरालेखीय स्रोत। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? धार्मिक साहित्य, दूसरा भाग कौन सा है? धर्मेतर साहित्य, और तीसरा भाग कौन सा है? वंशावलियां। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम भाग है धार्मिक साहित्य, दूसरा भाग है धर्मेतर साहित्य, और तीसरा भाग कौन सा है? वंशावलियां। अब बात करते हैं धार्मिक साहित्य। इसको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, और तीसरा कौन सा है? जैन साहित्य। उसके बाद करते हैं हम धर्मेतर साहित्य की। इसके हम 4 भाग बना सकते हैं। कितने भाग इसके? 4 भाग। पहला कौन सा है? ऐतिहासिक साहित्य, दूसरा कौन सा भाग इसका? विशुद्ध साहित्य, तीसरा भाग कौन सा इसका? क्षेत्रीय साहित्य, और अंतिम भाग कौन सा इसका? विदेशी साहित्य। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत या फिर पुरालेखीय स्रोत की। देखो दोस्तों, इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं इसे? 5 भागों में। प्रथम भाग कौन सा है? ये मान लीजिए आप शैलचित्र। दूसरा भाग कौन सा है? खुदाई से प्राप्त पुरा अवशेष। तृतीय भाग कौन सा है? स्मारक या फिर भवन। चौथा भाग कौन सा है? अभिलेख, और 5वां भाग कौन सा है? मुद्रा या सिक्के। अब हम एक एक करके इनकी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, तब तक आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए इसको।
चलो दोस्तों मैं मिटाता हूं इसको भी। ये नाम है, एक बार आपको देखने में थोड़ा ज्यादा लगते होंगे, लेकिन आप अगर धीरे धीरे 2 या 4 बार इनका लगातार अध्ययन करोगे या फिर बोलने का प्रयास करोगे तो याद हो जाएंगे। फिर इतने ज्यादा नाम नहीं है, मतलब देखने में ये लगते होंगे कितने बार करवा दी सर ने, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े थोड़े नाम है, 1 या 2 बार प्रयास करोगे तो याद हो जाएंगे। देखो हम प्रथम की बात करते हैं, पहला कौन सा था? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। मेरा जहां तक मानना है, अगर आप मेरे साथ साथ अच्छे से फोकस करके या पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके अगर यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करोगे ना, मुझे नहीं लगता कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कहीं आपको पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी। देखिए ब्राह्मण साहित्य, बात करें हम साहित्यिक स्रोतों की, किसकी बात कर रहे हैं हमें? साहित्यिक स्रोतों की। और साहित्यिक स्रोतों में प्रथम भाग की बात कर रहे हैं, जैसे प्रथम भाग का क्या नाम है? ब्राह्मण साहित्य। इसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। पहला ब्राह्मण साहित्य था, दूसरा बौद्ध साहित्य था, तीसरा कौन सा था? जैन साहित्य। अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्रमुख ग्रंथ, सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद। ब्राह्मण साहित्य, और उसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन है? वेद। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है वेदों की संख्या? 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सोमवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और अंतिम कौन सा है? अथर्ववेद। ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? प्रथम है ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है? सोमवेद, तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद, और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। अब बात करते हैं एक एक की कि इन चारों में किन किन चीजों का उल्लेख है और क्या क्या प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसमें 10 तो मंडल हैं। ऋग्वेद इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। और 1028 क्या है? सूक्त। 1028 क्या है? सूक्त। और जो हमारा परिचित गायत्री मंत्र है, जो अक्सर हम गुनगुनाते रहते हैं, उसका उल्लेख भी किसमें है? ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? 10। सूक्त कितने इसमें? 1028। और जो परिचित गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। और एक बात और याद रख लेना आप ऋग्वेद से संबंधित, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एक बार फिर से देख लो, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 10। और तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? 1028। अगर आप ध्यान रखना चाहो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, सर्वाधिक 250 बार इंद्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अब बात करते हैं सोमवेद की। सहसे आप याद रख लेना, क्या इसमें किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की। सहसे आप क्या याद रख लोगे? संगीत। संगीत की जानकारी किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में।
ये से आप याद कर लेना, यज्ञ, यज्ञ, हवन, कुंड और फिर अग्निवेदिकाएं। इन सब की जानकारी कहां पर प्राप्त होती है? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद, अथर्ववेद देखो इसकी रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। अथर्वा ऋषि ने क्या की थी? इसकी रचना की थी। और इसमें जानकारी किस किस की मिलती है? देखिए आप, जानकारी तो देखो, जादू टोने, तंत्र मंत्र, आदि सभी की जानकारी कहां पर मिलती है? अथर्ववेद में। एक बार फिर से देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में हम पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है वेद का शाब्दिक अर्थ? जानना। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। प्रथम कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा सोमवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। बात करते हैं हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद में, ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीन वेद है। मंडलों की संख्या कितनी इसमें? 10। सूक्त कितने इसमें? 1028। सबसे प्रमुख बात आपको क्या याद रखनी है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। फिर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। दूसरा कौन सा है? सोमवेद। सोमवेद में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? संगीत की। जो आप गाने सुनते हैं ना नए नए, कभी हनी सिंह के या अरिजीत सिंह के, जो भी है, सबसे पहले जानकारी इसकी संगीत की कहां से प्राप्त हुई थी? सोमवेद से। तीसरे बात करते हैं यजुर्वेद, जो हम यज्ञ करते हैं या फिर हवन है, कुंड है, अग्निवेदिका, इन सभी की जानकारी कहां पर मिलती है हमें? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। जानकारी किसकी मिलती है इसमें? जादू टोने या फिर तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है। और सबसे नवीनतम वेद, एक बात और याद रख लेना, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो एक बार मैं थोड़ा साइड में हूं, तब तक आप अच्छे से तैयार कर लो ये। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं। 4 वेद हैं। अगर आप जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा, मतलब एक दिन में जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर उतना भी याद करोगे तो याद हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं मांगता। मैं ये चाहता हूं कि आप क्लास देखने के बाद केवल और केवल प्रतिदिन 30 मिनट का समय निकालकर जो पढ़ाया जाता है उसको याद कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको कहीं पर भी इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होगी, या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा कि हमें वापस इतिहास पढ़ना चाहिए। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा तो अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं 10वीं की, 12वीं की या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, हमारे चैनल के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा उसे हमारे चैनल को ज्वाइन करवाएं, आप भी जुड़ें। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पर फ़ायदा है, नुकसान तो मेरे हिसाब से किसी का भी नहीं है। आप घर बैठे हो, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि आप 100 में से 100 नंबर भी लेकर आ सकते हो। चलो बात करते हैं अब दूसरे की। कौन सा था दूसरा? याद करने की कोशिश करो। साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में हमने पहला पढ़ लिया ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा कौन सा था? बौद्ध साहित्य। कौन सा था? बौद्ध साहित्य। कुछ नहीं, केवल और केवल 2 बातें याद रखनी है आपको बौद्ध साहित्य में। कितनी बातें याद रखनी है? 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, जैसे ब्राह्मण साहित्य में वेद था तो उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक है क्या चीज वो देख लो आप।
देखो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? त्रिपिटक। त्रिपिटक कहते आपके कितने बातें ध्यान में आनी चाहिए? 3 बातें। पहली कौन सी? सूत पिटक, दूसरी विनय पिटक और तीसरी अभिधम पिटक। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। अब देखो त्रिपिटक में एक बात और याद रखना, जानकारी किसकी मिलती है इसमें, वो क्या जानकारी किसकी प्राप्त होती है वो याद कर लीजिएगा। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम व आचरण की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। लिखाई थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सहयोग कीजिएगा साथ में, और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको दिखने में थोड़ी समस्या हो रही है या फिर लिखाई अच्छे से समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे से लिखूं। लेकिन फिर भी किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि आपको बौद्ध साहित्य में 2 ही बातें याद रखनी है। पहली आपने क्या देखा कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। अब बात नंबर 2 की करते हैं। बौद्ध साहित्य में जातक ग्रंथों का भी बहुत ज्यादा योगदान है। जातक ग्रंथों का भी विशेष योगदान है। विशेष योगदान है। अब बात आते हैं जातक ग्रंथ होते क्या हैं? जातक ग्रंथ तो देखो, जातक ग्रंथ क्या है? बुद्ध से जन्म से पूर्व की जो घटनाएं वो क्या कहलाते हैं? जातक ग्रंथ कहलाते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं किस नाम से जानी जाती हैं? जातक ग्रंथ। मतलब बुद्ध का जन्म हुआ था उससे पहले की जो भी घटनाएं हैं वो किस में लिखी गई हैं? जातक ग्रंथों में। इससे जानकारी क्या मिलती है जातक ग्रंथों में वो देख लीजिए आप। जानकारी क्या प्राप्त होती है वो देख लीजिए। बुद्ध के जन्म से पूर्व की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वह राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब 2 बातें और याद रखनी है इसके अलावा। क्या बात है वो देख लीजिए। ये कि अधिकांश बौद्ध साहित्य, अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में
लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में भी की गई है। संस्कृत भाषा में भी की गई है। वापस देख लीजिए कितनी बातें हमने यहां पर जानी है, केवल और केवल 4 बातें। मैंने आपको 2 बातें बताई थी, लेकिन 2 बात और ध्यान में आ गई तो आपको बता देता हूं। बौद्ध साहित्य में केवल 4 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बौद्ध साहित्य का कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक का नाम आते में कितनी बातें ध्यान में रखनी है? 3 बातें। पहली बात कौन सी? सूत पिटक, दूसरी विनय पिटक और तीसरी अभिधम पिटक। इन तीनों को संयुक्त रूप से, ये तीनों हैं, संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक याद रख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जानकारी किसकी मिलती है? त्रिपिटक में इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम व आचरण की जानकारी क्या मिलती है? हमें प्राप्त होती है कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से नियम है, किन नियमों का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ऐसी जो भी जानकारी वो कहां से प्राप्त होंगे? हमें त्रिपिटक से। कहां से मिलेंगे? हमें त्रिपिटक से। दूसरी बात हम क्या जानी? जातक ग्रंथ। बौद्ध साहित्य में दूसरा प्रमुख सबसे ज्यादा योगदान किनका है? जातक ग्रंथों का। अब बात आती है जातक ग्रंथ होते क्या है, तो बुद्ध से जन्म से पूर्व की जो भी घटनाएं वो सब की सब किस में आ जाएंगे? जातक ग्रंथों में। किस में आ जाएंगे? जातक ग्रंथों में। और इसका हमें जानकारी किसके मिलती है? फिर क्या लाभ है? तो बुद्ध के जन्म से पूर्व की सामाजिक घटनाएं, जो भी समाज से संबंधित घटना है, या फिर आर्थिक घटना है, या फिर धार्मिक घटनाएं, मतलब धर्म से संबंधित घटना, कौन सा धर्म ज्यादा प्रचलित था, कौन सा नहीं था, किन धर्मों के लोग ज्यादा निवास करते थे, ऐसी जो भी जानकारी कहां पर मिलेंगे? हमें बौद्ध साहित्य के जातक ग्रंथों से प्राप्त होती है। तीसरी बात हमने क्या जानी कि जितने भी बौद्ध साहित्य हैं वो अधिकांशतः किसमें उनकी रचना की गई है? पाली भाषा में। याद रखना, कौन सी भाषा काम में ली गई है? पाली भाषा। और पाली भाषा के अलावा कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनकी रचना किसमें की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। याद हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना लगातार, जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे याद हो जाएंगे। ज्यादा नहीं है। इतिहास इतना अच्छा विषय है कि आप एक बार अगर रुचि बन गई ना आपकी, तो फिर आपका मन करेगा कि आप लगातार पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ। और क्या है, ऐसे याद नहीं होते तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। जो भी याद करो, घर वालों को जबरदस्ती अपने पास बैठा लो और कहो कि देखो मैंने आज ये याद करी है। सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनते तो जबरदस्ती सुनाओ उनको। कहीं पर भी आते जाते हैं तो आप जोर जोर से चलाओ। त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? त्रिपिटक 3 होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ऐसे घर वाले सोचेंगे बच्चा पागल हो गया क्या, और जब आपको लोग समझने लगे ना पागल हो गए, तब आप समझ जाना कि सही ट्रिक पर हो। ठीक है, चलो देखो अब बात करते हैं तीसरे की। हम साहित्य स्रोत की बात कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमने 2 भाग पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया हमने ब्राह्मण साहित्य और दूसरा पढ़ लिया हमने बौद्ध साहित्य। अब बात करते हैं नंबर 3 की। और नंबर 3 कौन सा था? याद करने की कोशिश करो। नंबर 3 था जैन साहित्य। कौन सा था? जैन साहित्य। कुछ नहीं, केवल और केवल 2 बातें याद रखनी है आपको। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इसमें? आगम। क्या नाम है इसका? आगम। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आगम। ब्राह्मण साहित्य में कौन सा था? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य, कौन सा था? वेद। और वेदों की संख्या कितनी बताई गई थी? 4। बौद्ध साहित्य में कौन सा था? एक तो था त्रिपिटक और दूसरा कौन सा था? आगम, सॉरी जातक कथाएं। जातक कथाएं या फिर जातक ग्रंथ। और तीसरा जैन साहित्य। और जैन साहित्य प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है? आगम।
ये लीजिए, केवल और केवल 4 बातें हैं। अगर सच्चे मन से 5 मिनट भी आपने याद कर लिया तो याद हो गया। तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आगम ग्रंथ है। और देखो बोध साहित्य था वो कौन सी भाषा में था? अधिकांश स्रोत थे पाली भाषा में, और कुछ बचे कुछ ग्रंथ थे वो किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। तो इसके लिए याद रखना भाषा कौन सी काम में ली गई थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, जैन साहित्य में आपको केवल और केवल यही याद रखना है। आज के लिए हमारा एक जो साहित्यिक स्रोत था वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। हम बात करते हैं 2 की। कौन सा था? 2 धर्मेंद्र साहित्य। एक बार आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं, जल्दी कीजिएगा वैसे। चलो देख लीजिए। टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको निम्न लेवल से लेकर चलेंगे। और जब आपका सिलेबस पूरा होगा ना तो आपसे मतलब कहीं से भी किताब उठाकर, पुस्तक उठाकर कोई भी प्रश्न पूछ लिया तो आप मतलब बिन देखे उसका उत्तर दे दोगे, ये मेरे विश्वास है। और मेरे को उम्मीद है कि आप सब मेरे विश्वास पर खरे उतरोगे। बस आप लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। एक बार आप ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए। और जो भी आपके दोस्त हैं, घर वाले, मतलब छोटे घर वाले जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी को भी बता दीजिए। और हमारा वीडियो क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी हमारी कक्षाएं नियमित रूप से पहुंच सके। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 कौन सा था? धर्मेंद्र साहित्य। और इसको कितने भागों में बांटा था हमने? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा था हमने? 4 भागों में। और धर्मेंद्र साहित्य में पहला कौन सा था? ऐतिहासिक साहित्य। पहला कौन सा था? ऐतिहासिक साहित्य। लिखाई मेरी थोड़ी अच्छी नहीं तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ऐतिहासिक साहित्य। हम देखेंगे कि इतिहास से संबंधित कौन से ऐसे स्रोत थे या फिर कौन से ऐसे ग्रंथ थे जिनको पढ़कर हमें धर्मेंद्र या फिर धर्म से संबंधित या उसके अलावा भी जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली बात तो आप धर्मेंद्र साहित्य में जो बतानी भूल गया वो याद रखें कि इसमें धर्म के अलावा भी जानकारी प्राप्त होती है। जो धार्मिक साहित्य था जो उसमें सभी बातें थी वो धर्म से संबंधित थी, और जो धर्मेंद्र साहित्य है धर्म से संबंधित तो इसमें बातें हैं, लेकिन धर्म के अलावा भी इसमें क्या मिलती है? हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ऐतिहासिक स्रोतों में पहले बात करते हैं, सॉरी, धर्मेंद्र साहित्य में पहली साहित्य बात करते हैं ऐतिहासिक साहित्य। तो इसमें देखेंगे वो प्रमुख ग्रंथ जिसको पढ़कर हमें धर्मेंद्र साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 3-4 पुस्तकें हैं। पहली बार आप थोड़ा पढ़ोगे तो अजीब अजीब लगेंगे, लेकिन 3-4 बार उठते बैठते या फिर 5-10 बार आप कोशिश करोगे तो नाम याद हो जाएंगे। एक बार याद होने के बाद कभी नहीं बोलोगे आप। तो पहला देखिए, कल्हण द्वारा रचित, कल्हण द्वारा रचित कौन सी? राजतरंगिणी। मैं इधर लिख देता हूं, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। लेखक कौन है? कल्हण। अब बात करते हैं, देखो राजतरंगिणी की रचना कब की गई? 1150 में ईस्वी, 1150 ईस्वी में किसकी रचना की गई थी? राजतरंगिणी की। अब इसमें जानकारी किसकी मिलती है? देखो जानकारी प्राचीन काल से लेकर 12वीं सदी के
कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पहली पुस्तक का क्या नाम था? कल्हण। लेखक का क्या नाम है? कल्हण। और पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी रचना कब की गई? 1150 ईस्वी में। जानकारी किसकी मिलती है? प्राचीन काल से लेकर, मतलब पहले से लेकर और 12वीं सदी का जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में जानकारी में कहां से मिलती है? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से। कश्मीर से संबंधित है भाई ये पुस्तक, जरा याद रखना। नंबर 2, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप ऐसे याद करना। अगर ऐसे राजतरंगिणी लेखक कौन है? कल्हण, ऐसे याद करो तो नहीं होगे। पहले लेखक का नाम, उसके बाद पुस्तक। कल्हण द्वारा रचित या फिर कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अब देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कौटिल्य के उपनामों की। क्या है इसके? 2-4 उपनाम भी हैं, जैसे चाणक्य। क्या नाम है इसका? चाणक्य। एक नाम और मिलता, वो क्या है इसका? विष्णु गुप्त। ठीक है, अब इस पुस्तक में जानकारी क्या मिलती है वो देख लीजिए। जानकारी, अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति से, यही देख लेते हैं। जानकारी किसकी मिलती है इसकी? राजनीति से संबंधित है ये। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। राजवंश से संबंधित जो भी जानकारी थी वो किसमें मिलेंगी? कौटिल्य द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के दरबार में था ये। ठीक है, आगे देखो। जानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। एक पुस्तक और भी है, पृथ्वीराज रासो। उसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, याद रखना। अगर बात आ जाए विजय की, पृथ्वीराज विजय, तो लेखक कौन होगा? जानक। अगर बात आ जाए पृथ्वीराज रासो तो उसके लेखक कौन होंगे? चंद्रबरदाई। तो जानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट देखो, ये मैं नोट लगाकर लिखा ही देता हूं, याद रखना। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई या चंद्रबरदाई। स्टार लगा देता हूं, समझ जाना आप, ये बात है अलग है। अगर पुस्तक आ जाए पृथ्वीराज विजय तो इसके लेखक कौन है? जानक। अगर बात आ जाए पृथ्वीराज रासो तो इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। देखिए, नैनचंद का हमीर महाकाव्य। बस ऐतिहासिक साहित्य में भी ये 4 या 5 बातें याद रखनी। पहली बात क्या है? 4 पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण जो याद रखे। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। रचना कब की गई थी इसकी? 1150 ईस्वी में। जानकारी किसकी मिलती है? प्राचीन काल से लेकर 12वीं सदी के समय कश्मीर के बारे में क्या मिलती है? इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी पुस्तक है अर्थशास्त्र। लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के उपनाम क्या है? चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र का संबंध किनसे है? राजनीति से। तीसरी पुस्तक कौन सी है? जानक द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज विजय। और अगर बात आ जाए पृथ्वीराज रासो की तो लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। और इसके अलावा चौथी पुस्तक कौन है? नैनचंद का हमीर महाकाव्य। याद रह जाएंगे ना। ऐतिहासिक साहित्य में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय और नैनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य। ये 4 बात याद रखो, हमारा ऐतिहासिक साहित्य पूरी तरह कंप्लीट है। फिर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 विशुद्ध साहित्य। जल्दी नोट कीजिएगा।
केवल 4 पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, और आगे के अध्याय में भी आपको मिलेंगी जरूर। अरे 4 चीज याद कर लियो जल्दी जल्दी, आगे भी काम आऊंगी, ठीक है ना। अब देखो नंबर 2, नंबर 2 कौन सा है? विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य। देखो विशुद्ध साहित्य, इसमें उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या फिर मिलती है। विशुद्ध साहित्य, और प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए विशुद्ध साहित्य में कौन कौन से हैं। जैसे ऐतिहासिक साहित्य में थे ना 4 ग्रंथ, ठीक उसी प्रकार विशुद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए। प्रमुख ग्रंथ देखो, पहला देख लो, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय। कौन सा है? अष्टाध्याय। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पंचतंत्र। शूद्रक द्वारा रचित, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। और इसके अलावा देख लीजिए पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि द्वारा रचित 2 पुस्तकें हैं, एक का नाम है महाभाष्य और एक का नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है? गार्गी संहिता। एक अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश भी है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश। हाँ, हमने एक गलती और कर दी, गलती वो नहीं है पढ़ाया कुछ गलती, हमने जो पहला पार्ट था उसमें हमने धार्मिक साहित्य पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया हम धर्मेतर साहित्य, लेकिन हम तीसरे पार्ट वंशावली को भूल गए। किसको भूल गए? वंशावली को। तो ये जो विशुद्ध या फिर पुरातात्विक साहित्य ने कंप्लीट होने के बाद हमें कौन सा पार्ट करेंगे? वंशावली। अब याद आया हमें, धार्मिक साहित्य धर्मेतर साहित्य हमारा कंप्लीट हो गया था, वंशावली हम भूल गए थे, तो वो कर लेंगे लास्ट में, चिंता मत करना आप। विशुद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें क्या आता है कि जो उस समय के राजा महाराजा थे उसकी जानकारी में किससे प्राप्त होती है? विशुद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। और इसके 4 या 5 प्रमुख ग्रंथ है, वो याद रख लेना। पहला कौन सा है? पाणिनि द्वारा रचित कौन सा है? अष्टाध्याय। क्या नाम है? अष्टाध्याय। विष्णु शर्मा द्वारा रचित कौन सा है? पंचतंत्र। और शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम। क्या नाम है? मृच्छकटिकम। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं नाम, मृच्छकटिकम। कटी संस्कृत का शब्द ना, कटी कमर, कटी का क्या होता है? कमर। पतंजलि द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, कौन कौन सा है? पहला है महाभाष्य, दूसरा कौन सा है? गार्गी संहिता। और एक है अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश। देख लीजिएगा आप एक बार ये।
और एक और देख लीजिएगा, कालिदास द्वारा रचित, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, याद रह जाएगा। मालविका अग्निमित्र, ठीक है। 4-5 नाम एक बार फिर मेरे साथ दोहराए। पाणिनि द्वारा रचित कौन सा है? अष्टाध्यायी। विष्णु शर्मा द्वारा रचित कौन सा है? पंचतंत्र। शूद्रक द्वारा रचित कौन सा है? मृच्छकटिकम। पतंजलि द्वारा रचित कौन से 2 ग्रंथ है? महाभाष्य व गार्गी संहिता। और अमर सिंह द्वारा रचित कौन सा है? अमरकोश। और कालिदास द्वारा रचित कौन सा है? मालविका अग्निमित्र। ये हमारे 4 या 5 ग्रंथ पूरे होते हैं, हमारा कौन सा भाग पूरा हो गया? विशुद्ध साहित्य। एक बार हमको अच्छे से याद कर लेंगे, मतलब आज क्लास खत्म होने से पहले या फिर कल क्लास शुरू होने से पहले पूरा एक बार दोहरा लेंगे। अब देखते हैं हमें तीसरा पार्ट। इसी में कौन सा? पुरातात्विक पुरालेखीय साहित्य के हमने 2 भाग पूरे कर लिए, पहला भाग और दूसरा भाग। नंबर 1 और नंबर 2 यही ना। पहला भाग कौन सा था? ऐतिहासिक साहित्य। और नंबर 2 कौन सा है? विशुद्ध साहित्य। अब नंबर 3 की बात करते हैं, विदेशी साहित्य। कौन सा बच गया? विदेशी साहित्य। ओ माफ करना, हम तो पता नहीं गलती कैसे हो गई, लेकिन ऐतिहासिक साहित्य पढ़ रहे हैं अभी, पुरातात्विक साहित्य नहीं। पुरातात्विक साहित्य के तो 5 भाग हैं। कौन कौन से 5 भाग बताए थे? पहला बताया था मैंने, खुदाई से प्राप्त पुराशेष, खुदाई से प्राप्त पुरावशेष या पुराशेष। दूसरा बताया था मैंने अभिलेख। तीसरा बताया था मैंने मुद्रा या फिर सिक्के। चौथा बताया था मैंने शैल चित्र। और 5वां भाग कौन सा बताया था मैंने? स्मारक या फिर भवन। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं हो गया था, आप मत हो जाना, पता नहीं कैसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ और दोहरा एक बार फिर से, इसलिए आपको दोहराया सब। ये किसके भाग थे? पुरालेख या फिर पुरातात्विक विभाग या फिर साहित्य। पुरालेखीय साहित्य। और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक साहित्य। कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम? ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य में पहला भाग पढ़ लिया ब्राह्मण साहित्य। कौन सा पढ़ लिया? ब्राह्मणी साहित्य। अभी दूसरा भाग चल रहा है, कौन सा? धर्मेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य कितने भाग थे? 3 भाग थे, सॉरी, हाँ बिल्कुल 3, इसके 3 भाग थे। तो ब्राह्मण साहित्य था, एक बौद्ध साहित्य था, धार्मिक साहित्य के। ये किसके भाग थे? धार्मिक साहित्य था। ये धार्मिक साहित्य के 3 भाग थे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और वह जैन साहित्य। हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य पढ़ लिया। उसके बाद धर्मेतर साहित्य, इसके भी 3 या 4 भाग थे। पहला कौन सा था? ऐतिहासिक भाग, ऐतिहासिक भाग या फिर ऐतिहासिक साहित्य, ये कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा था विशुद्ध साहित्य, विशुद्ध साहित्य, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा? विदेशी साहित्य। कौन सा पढ़ रहे हैं हमें? विदेशी साहित्य। तो देख लीजिए विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य वैसे तो बहुत है, लेकिन आपको 2 याद रखने हैं। पहला तो जैन यूनानी साहित्य, यूनानी साहित्य नंबर 1। और नंबर 2 कौन सा? चीनी साहित्य। नंबर 2 कौन सा है? चीनी साहित्य। पहला है यूनानी साहित्य और दूसरा कौन सा है? चीनी साहित्य। जो यूनानी साहित्य है उसमें केवल एक बात याद रखनी है, एक चंद्रगुप्त शासक था, चंद्रगुप्त, और
उसके दरबार में एक लेखक था मेगस्थनीज, जो राजदूत था, चंद्रगुप्त का राजदूत। चंद्रगुप्त के दरबार में विदेशी राजदूत, कौन से कहाँ का था? यूनानी का राजदूत, क्या नाम था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी, या फिर पुस्तक की रचना की। एक ही बात याद रखनी है यूनानी साहित्य में, क्या? चंद्रगुप्त का दरबारी राजदूत या दरबार में एक राजदूत आया था विदेशी, उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी, पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था पुस्तक का? इंडिका। और जो इंपोर्टेंट है वो है चीनी साहित्य। कौन सा है? चीनी साहित्य। तो देखो चीनी साहित्य में 3 लेखक, वैसे तो ज्यादा आए थे लेकिन हमें 3 ही लेखक याद करने हैं। पहला तो है ह्वेनसांग, फाहियान देख लो आप, फाहियान। दूसरा कौन सा है? ह्वेनसांग। और तीसरा कौन सा है? इतिसंग। कितने लेखक याद करने में? 3 लेखक। पहला कौन सा था? फाहियान। दूसरा कौन सा था? ह्वेनसांग। और तीसरा कौन सा था? इतिसंग। अब देख लो जो 2-2 4-4 बातें हैं वो देख लो। जो फाहियान था वो किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो क्या था? 399 से 414। 399 से कितना था? 414। एक ही बात है याद रखनी है इसके बारे में। तो अब देखो ह्वेनसांग की, ये थोड़ा मोस्ट है। ये देखो किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना था? 629 से 744 काल में भारत आया। किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। एक जो जरूरी है वो बात, यानी इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है या कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी शिव की। इसने शिव की, ऐसे लिखा जाएगा शिव की, शिव की पुस्तक की रचना की। और इसमें शिव की जो पुस्तक, इसमें जानकारी किसकी मिलती है? भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहाँ एक बार, ठीक है। जो शिव की पुस्तक है इसमें जानकारी किसकी मिलती है? इस शिव की पुस्तक की बात कर रहा हूं। पुस्तक में भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है या फिर प्राप्त होती है। याद रह जाएगा ना। इसके बाद देखो जो ह्वेनसांग है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन हेतु भारत आया था। विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भारत आया था और उसने अध्ययन भी किया था। किसमें किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में।
और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। लगभग 10,000 के आसपास से छात्रों व शिक्षकों की संख्या थी नालंदा विश्वविद्यालय में। और इति संघ इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस केवल नाम याद रखना आपको। तो बात कर रहे हैं विदेशी साहित्य की। विदेशी साहित्य में प्रथम बात क्या याद रखनी है आपको? यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत आया था, उसका क्या नाम था? मैक्सनिस। और मैक्सनिस की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। केवल और केवल यही बात याद रखनी है। दूसरी बात करते हैं चीनी साहित्य की। और चीनी साहित्य में कितने लेखक हैं? 3। वैसे तो बहुत आए थे, लेकिन अभी 3 ही लेखकों के नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा था? फाहियान। दूसरा कौन सा था? ह्वेनसांग। और तीसरा कौन सा था? इति संघ। फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो क्या था? 399 से 414 ईस्वी। ह्वेनसांग, इसका शासन किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। और इसका शासनकाल था 629 से 744 के काल में। इसे यात्रियों और राजकुमार कहा जाता है। और इसने शिव की पुस्तक की रचना की। और शिव की पुस्तक में भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों बाकी का बचा हुआ भाग हम आगे लगातार जारी रखेंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने आस पड़ोस के बच्चों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर इनवाइट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों।